हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे दोस्तों। कल क्लास नहीं हो पाई थी, उसका रीज़न यही था, मैं आप लोगों के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन ढूंढने में लग गया था दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी और भगवान से मेरी प्रार्थना है आप लोगों का सभी का बहुत अच्छा पेपर जाएगा और सभी रीट पात्रता परीक्षा में पास हो जाओगे, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और बहुत दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हो दोस्तों। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। आज हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो आप लोगों के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी बात करेंगे दोस्तों। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास है दोस्तों, तो आज की क्लास पूरी ज़रूर देखना। बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। बालक का मानसिक विकास निर्भर करता है, तो बालक का मानसिक विकास किस किस पर निर्भर करता है? विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर या उपरोक्त सभी? एग्जाम ओरिएंटेड क्यों है दोस्तों? देखिए क्वेश्चन बिल्कुल एनालिसिस करके बनाए हुए हैं, इसलिए सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। अब देखिए बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो किस पर बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है दोस्तों? जैसे आपके सामने शिक्षा तीन प्रकार की होती है। औपचारिक शिक्षा होती है एक तो, औपचारिक शिक्षा। अब औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन, एक होती है अनौपचारिक शिक्षा, एक होती है निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या होती है दोस्तों? वह शिक्षा जिसमें समय और स्थान निर्धारित होता है उसको औपचारिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। शिक्षण विधियों में भी यहाँ से क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है और साइकोलॉजी में भी पूछेगा। तो 30 क्वेश्चन का मामला है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो शिक्षा के तीन प्रकार हैं: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? वह शिक्षा जिसका समय और स्थान निर्धारित होता है उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे विद्यालय के द्वारा दी गई शिक्षा। क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों तो पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? औपचारिक शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। ऑप्शन देगा परिवार, विद्यालय, समुदाय, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है और मैं बता रहा हूँ उसकी लैंग्वेज अलग है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान से क्लास को सुने, बस सुनने का टाइम है, अब लिखने का टाइम है नहीं। तो औपचारिक शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है दोस्तों परिवार। और एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा चुका है, अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? वह शिक्षा जिसका समय और स्थान निर्धारित नहीं होता है, अर्थात कभी भी दी जा सकती है दोस्तों, उसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे परिवार के द्वारा दी गई शिक्षा। परिवार में अपन को घर वाले कुछ भी सिखाते हैं, उसका समय और स्थान थोड़ी फिक्स होता है। कभी भी सिखा सकते हैं, रात में भी सिखा सकते हैं, दिन में भी, जब उनको टाइम मिलता है। तो ऐसे आपके सामने एक प्रोबेल महोदय हुए। प्रोबेल महोदय का द्वारा कहा गया है बालक की पहली अध्यापिका उसकी माता होती है। बालक की पहली अध्यापिका उसकी माता होती है दोस्तों। और बालक का पहली पाठशाला उसका परिवार होता है। प्रोबेल महोदय के द्वारा ये बात कही गई है। एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, अपन एक ही क्वेश्चन के साथ अनेक क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। खेल विधि के प्रवर्तक कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आप लोगों ने पूरी विधियां पढ़ ली होगी, अब तो क्या पढ़ोगे, अब टाइम नहीं है आपके पास, कल तो आपका पेपर ही है। तो खेल विधि के प्रवर्तक है कोल्डवेल कुक। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खेल विधि के कौन है? खेल विधि के प्रवर्तक कोल्डवेल कुक। और आपके सामने एक किंडरगार्टन विधि है दोस्तों। किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक है प्रोबेल महोदय। किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जाम में। तो बाल उद्यान होता है दोस्तों किंडरगार्टन का अर्थ। तो बालक का मानसिक विकास किस पर निर्भर करता है? विद्यालय, परिवार, समुदाय या उपरोक्त सभी? इस क्वेश्चन का जो आपके सामने सही जवाब होने वाला है दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि बालक का मानसिक स्वास्थ्य परिवार, विद्यालय, हर जगह से बालक सीखेगा, इसलिए सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। दोस्तों बने रहिए और दोस्तों चैनल को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कीजिए। ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समायोजन वाला टॉपिक आपके सिलेबस में लगता है, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन। चाहे आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बात करूं, चाहे रीट पात्रता की बात करूं, सीटेट की बात करूं, तो एक बुक का नाम है। एक बुक का नाम तो पूछना तय है, एक ही नहीं पूछेगा दोस्तों, दो तो कंफर्म पूछेगा। तो बुक है दोस्तों, एक किताब का नाम इंग्लिश में ही आएगा, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है। कोष्टक में भी वो देवनागरी लिपि में लिखेगा, लेकिन इंग्लिश में ही लिखेगा। ऐसे लिख देगा आप लोगों को, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, तो वो तो इंग्लिश ही है ना दोस्तों, इसलिए आपको भी इंग्लिश में याद होनी चाहिए सारी बुकों के नाम जो इंपॉर्टेंट है।
हेटफील्ड, CWBS, सेफर या थोंडाइक के द्वारा दोस्तों आपके सामने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया गया है। बिल्ली पर प्रयोग किया गया 1893 में इनका PhD का शोध पत्र एनिमल इंटेलिजेंस था दोस्तों। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा CWBS। अब इसको ट्रिक याद करने की ट्रिक, छोटी सी ट्रिक है अपने पास, अपन को याद करना है दोस्तों, और से क्या मतलब है। अच्छा, तो ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, इसमें माइंड शब्द आ रहा है, तो माइंड कब फ्रेश हो जाता है? जब आदमी बियर पी लेता है। तो ये सिखाने की बात कर रहा हूँ दोस्तों, पीनी नहीं है आप लोगों को, सिर्फ याद रखनी। लोग कहते हैं कि बियर पीते माइंड फ्रेश हो जाता है, मेरे को तो पता नहीं है दोस्तों। तो CWBS, बियर से माइंड का कनेक्शन रख के आप लोगों को याद कर लेना है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में लाइक आ जाना चाहिए, आपका पीला कलर का अंगूठा आ जाना चाहिए। समायोजन की समस्या के कारक हैं। समायोजन की समस्या के कारक कौन कौन से? समायोजन, समायोजन क्या होता है दोस्तों? समायोजन कब करना पड़ता है? जब व्यक्ति के सामने विपरीत स्थितियां आ जाती हैं, अर्थात जैसा उसके अनुकूल नहीं होता है, तो फिर समायोजन कहा जाता है। तनाव, दुश्चिंता, दबाव या उपरोक्त सभी। दोस्तों तनाव क्या होता है? व्यक्ति किसी भी काम को लेकर तनाव में आ जाता है जब समय पर वो काम नहीं होता है, वो जैसा उसने सोचा वैसा नहीं होता। दुश्चिंता, एंग्जाइटी क्या होती है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति जैसे बालक की किसी परिवार की बात करो, तो किसी अर्ली चाइल्ड में, छोटी उम्र में किसी बच्चे की डेथ हो गई, तो उसको जिंदगी भर नहीं भूल सकता दोस्तों। उसको कभी भी वैसी ही परिस्थिति आने पर वह चीज़ याद आ जाती है, उसको दुश्चिंता कहते हैं। दबाव, जैसे आपके ऊपर एग्जाम का बहुत भयंकर तरीके से दबाव है दोस्तों, मैं समझता हूँ आपकी फीलिंग्स। तो समायोजन की समस्या के कारक उपयुक्त सभी हैं। तनाव, दुश्चिंता, दबाव, सब प्रतिगमन, यह है। तो उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समायोजन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से 2 क्वेश्चन पूछना तय है दोस्तों। ये देखो, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमताओं को क्या कहते हैं? ये लो, क्षमता की बात कर दी दोस्तों। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। एक बात बता दूं, पेपर वो भी बच्चे पास कर लेते हैं जिसने मात्र 1 महीने तैयारी की है। पेपर उन बच्चों से भी पास नहीं होता है जो 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं। सर उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है दोस्तों, आप क्वेश्चन को पढ़ते ध्यान से नहीं हो, और जब क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, आप क्वेश्चन का आंसर गलत दे बैठते हो, फिर बाहर आते बोलते यार ये तो मेरे को आ रहा था, मेरा कैसे गलत हो गया। तो कुल मिला के क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। 2 बार कब पढ़ना है? डायरेक्ट 2 बार भी नहीं पढ़ना। पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर चारों ऑप्शन पढ़ो, फिर वापस क्वेश्चन पढ़ो दोस्तों। अगर एग्जाम की एक बात बताऊं, अगर क्वेश्चन वो वाला है, कौन सा सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है, तो उस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही। असत्य लिख रहा है तो असत्य को अंडरलाइन कर लेगा, कोई मारेगा पीटेगा नहीं आपको अंडरलाइन करने पर। कि असत्य पूछ रहा है तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त मात्र उस शब्द को अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि आपकी नजर वहां पर जाएगी कि हाँ यार असत्य पूछ रहा है। कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा असत्य नहीं है, इन बातों का ध्यान रखना। यही छोटी छोटी बातें एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। तो किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमताओं को क्या कहते हैं? अभिरुचि, अभियोग्यता, प्रत्यक्षीकरण या अभिवर्ती। दोस्तों विशिष्ट क्षमता है, कैपेसिटी की बात कर रहा है, तो अभियोग्यता, योग्यता मतलब किसी को काम करने की कितनी कैपेसिटी है, उसके माइंड की कितनी कैपेसिटी है, तो अभियोग्यता, बी नंबर ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, फास्ट चल रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपके पास समय नहीं है, मैं जानता हूं। समायोजन की प्रक्रिया है स्थिर, गतिशील, स्थानापन्न, उपरोक्त सभी। अब ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन आपको ध्यान से समझना है। समायोजन की प्रक्रिया है, अब बताओ स्थिर, क्या हमेशा ही आपको समायोजन करने की जरूरत पड़ती है क्या? तो दोस्तों इस गतिशील है समायोजन, कभी समायोजन की स्थिति आती है कभी नहीं आती है, तो गतिशील इसका सही जवाब हो जाएगा। समायोजन की प्रक्रिया गतिशील है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दोस्तों, बुद्धि के त्रिआयामी में सिद्धांत में बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? पहले तो मेरे को बताओ। गिलफोर्ड के द्वारा बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया गया था। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, इसकी 3 आयाम थे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछेगा, इनमें से कौन सा बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है? नहीं है, तो संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद तीनों है, और जो भी चौथा ऑप्शन मिलेगा वो नहीं है। तो बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? 120 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन,
एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां से एक क्वेश्चन पूछना तय है। इन्हीं ऑप्शन में से क्वेश्चन बनेगा पक्का, गारंटी से बोल रहा हूं, दावे के साथ बोल रहा हूं। एक ही समय पर दो इच्छाएं कैसे? अच्छा यार, मेरी बीएड करने की इच्छा थी लेकिन मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। द्वंद्व के चार प्रकार चलते हैं दोस्तों। अच्छा, प्रतिहार, उपागम, उपागम उपागम, प्रतिहार, प्रतिहार प्रतिहार या उपागम उपागम, ये चार प्रकार है दोस्तों। अब आपके सामने ज़्यादा समय नहीं है, डिटेल से मैं बता नहीं सकता। प्रतिहार तो होता है दोस्तों प्लस पॉइंट, मतलब पॉजिटिव बात। उपागम होता है ऋणात्मक। अच्छा, तो अब देखिए आपके सामने एक ही समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है द्वंद्व। द्वंद्व की स्थिति में व्यक्ति पड़ जाता है दोस्तों कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। द्वंद्व तो आप अभी कल ही वो हो गए एग्जाम में यार, कैसे होंगे सर? आपके सामने आपको मिलेंगे चार ऑप्शन। दो ऑप्शन को तो आप बिल्कुल गलत मान लोगे कि ये तो इसका आंसर नहीं है, लेकिन दो ऑप्शन आपके माइंड को चक्र कर देंगे दोस्तों। दोनों घूमेंगे यार, यह है या यह है, यह है या यह है। तो वो द्वंद्व की स्थिति में आओगे आप कल भयंकर तरीके से। लेकिन आपको ज़्यादा नहीं आना, क्योंकि आप इजी ट्रैक के साथ जड़े हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में अपन बीएसटीसी, पीटीटी और सी टेट तथा सभी की तैयारी करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करो यार दोस्तों। रक्षा युक्ति का प्रयोग सामान्यतः एक व्यक्ति कौन से मन से करता है? अच्छा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया था सिगमंड फ्राइड के द्वारा। मन के तीन प्रकार बताए थे, अचेतन मन, चेतन मन और अर्धचेतन मन। तो दोस्तों चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, ये तीन मन बताए गए दोस्तों। तो रक्षा युक्ति का प्रयोग, जैसे अपन गर्म वस्तु को छूते हैं तो अपना माइंड आहत को हटाने के लिए बोलता है, तो वो कौन सा मन काम करता है? चेतन मन, अचेतन। चेतन मन क्या होता है दोस्तों? ड्राइविंग करते समय, खाना पकाते समय, गाड़ी चलाते समय, यह सब चेतन मन, जो अपन एक्टिव रहते हैं दोस्तों, वो चेतन मन करता है दोस्तों। तो रक्षा युक्ति का प्रयोग करता है आपके सामने अचेतन मन। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, रिपीट होएंगे दोस्तों क्वेश्चन। फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे अपनी क्लास से, क्वेश्चन कहीं से भी बाहर नहीं जाएंगे, आप लोग बस बने रहिए। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये लो दोस्तों, सामान्य और विशिष्ट कारक, द्विकारक, कुल मिला के पूछ रहा है द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। लेकिन क्वेश्चन द्विकारक दिखते ही तो आप लोगों को आंसर आ जाता ना, इसलिए द्विकारक नहीं बोला, उसने दोनों कारकों के नाम भी लिख दिए, जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। जी कारक, एस कारक किसने दिए थे दोस्तों? याद आ गया होगा आप लोगों को। जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर पीटर सेलोवे के द्वारा, अल्फ्रेड वीने के द्वारा, स्पेयरमैन के द्वारा, गिलफेड बुनी के द्वारा। अब आप लोग देखिए दोस्तों, बुद्धि का सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? बुद्धि लब्धि का सूत्र तो टर्मन महोदय के द्वारा, और बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने के द्वारा 1905 में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था दोस्तों। स्पेयरमैन के द्वारा द्विकारक सिद्धांत दिया गया था दोस्तों। त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग के द्वारा। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यहां से क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए जोर दे रहा हूं दोस्तों। त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया था। और आपके सामने बुद्धि गिलफोर्ड के द्वारा बुद्धि की तीन आयाम बताए गए, संक्रिया। ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जामिनर, पक्का पूछेगा। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, ये तीनों बुद्धि के तीन आयाम है दोस्तों। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। तो क्वेश्चन बनेगा इनमें से कौन सा बुद्धि का आयाम नहीं है? तो इसका जो सही जवाब क्या होगा? सामान्य और विशिष्ट कारक का सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत स्पेयरमैन के द्वारा दिया गया था। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्लास पूरी ताकत से बनाकर लेकर आया हूँ। कल ही नहीं को क्वेश्चन को ढूंढने में मेरे को समय लग गया था दोस्तों, और कल मैंने सोचा बच्चे थोड़ा आराम कर लेंगे। आज सुबह सुबह देख लो अपनी क्लास को, दिन में देख लेना जब टाइम मिले, 15-20 मिनट की क्लास है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछना तय है दोस्तों, चाहे आप लेवल 1 से हो चाहे लेवल 2 से हो। लेकिन आज की क्लास को यार अंतिम समय में मैंने आपके लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, तो सभी व्हाट्सअप स्टेटस पर अपने ग्रुप में तो शेयर करना बनता ही है दोस्तों, और लाइक करना तो बनता ही है दोस्तों। आप कर दोगे, मुझे पता है आप लोगों ने कर ही दिया होगा, इतने कहने की तो आप लोग वेट ही नहीं करते। संवेगात्मक बुद्धि की संकल्पना के प्रेरणा कौन थे? इमोशनल इंटेलिजेंस। ये लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमोशनल इंटेलिजेंस की संकल्पना के प्रणेता कौन है? पीटर सेलोवे, डेनियल गोलमैन और थॉर्नडाइक या स्किनर।
जॉन मेयर तथा पीटर सोलोवे के द्वारा 1990 में सर्वप्रथम संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था और 1995 में इसका विस्तृत अध्ययन डेनियल गोलमैन के द्वारा किया गया था संवेगात्मक बुद्धि का। लेकिन सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग जॉन मेयर तथा पीटर सोलोवे के द्वारा किया गया था। दोस्तों ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन को, संवेगात्मक बुद्धि से क्वेश्चन पूछना तय है। दोस्तों आपके सामने यह महोदय ये भी बोलते हैं दोस्तों डेनियल गोलमैन कि व्यक्ति को किसी भी कार्य को सीखने में 80% भूमिका संवेगात्मक बुद्धि की होती है और 20% भूमिका आईक्यू की होती है। दोस्तों ये बातें इनके द्वारा बोली गई है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो रीट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछना तय है क्योंकि सब बच्चों ने रट रखे हैं ऐसे क्वेश्चन, आप लोगों ने भी रट रखे हैं। मैं आशा करता हूँ 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु का 16 वर्ष है, तो आईक्यू क्या होगा? आईक्यू का सूत्र क्या है? कमेंट बॉक्स को भर दो आईक्यू के सूत्र से, मेरे को एनर्जी मिलेगी। आप लोगों को भर दोगे तो यार जल्दी से लिखिए, वेट कर रहा हूँ। देखिए कौन बच्चा सबसे पहले जवाब देगा। जो बच्चा सबसे पहले जवाब देगा 120 प्लस नंबर से रीट पात्रता परीक्षा पास करेगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों। तो बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम सूत्र, आईक्यू का सूत्र किसके द्वारा दिया गया था? तो आईक्यू का सूत्र लिखिए, वेट कर रहा हूँ दोस्तों। इस टर्मन महोदय के द्वारा, टर्मन के द्वारा 1916 में आईक्यू का सूत्र दिया गया था दोस्तों। तो आईक्यू का सूत्र क्या है? MA/CA × 100। सर MA/CA हमारे समझ में नहीं आता। अरे MA तो मानसिक आयु, MA तो मानसिक आयु और CA मतलब वास्तविक आयु, क्रॉनिकल एज, मेंटल एज। तो अब देखिए इंटू 100। अच्छा ये सूत्र है दोस्तों, तो भर दीजिए यार, उसने जो बोला है उसमें भर दो यार। आप लोग क्या दिक्कत आ रही है आपको? अब MA मतलब मेंटल एज, अब वो बोल रहा है मानसिक आयु तो 16 वर्ष, तो 16, अब 25 वर्ष का तो लड़का है, इंटू 100 कर दो। अच्छा सर 25 को काट दो 4 बार, 16 से 4 मल्टीप्लाई किया तो 64। अच्छा ऐसे आएगा क्या? ऐसे ही आएगा। आप आपको 25 की जगह 50 भी लिख सकता है, 16 की जगह 18 भी लिख सकता है। तो आप लोगों को निकालना आना चाहिए। ये अब बुद्धि लब्धि ऐसे भी पूछेगा कि कौन सी श्रेणी में आता है बालक, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 64। बालक की बुद्धि लब्धि क्या है? 64। अगर इतने का है तो इस सूत्र में आप लोगों को लगाना है दोस्तों। अच्छा सर ऐसे भी करना है? हाँ ऐसे ही करना है आप लोगों की। मैथ भी तो देखेगा एग्जामिनर। बुद्धि लब्धि विकसित किया, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि किसने विकसित किया था? अल्फ्रेड बी ने, थॉर्नडाइक या फिर केटल? आईक्यू का सूत्र तो टर्मन महोदय के द्वारा, बुद्धि लब्धि सर्वप्रथम किसके द्वारा? अल्फ्रेड बिने के द्वारा 1905 में दोस्तों बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि पर परीक्षण किए गए थे दोस्तों। फिर इनके परीक्षण में संशोधन भी किए गए थे। बुद्धि लब्धि में अल्फ्रेड बिने का बहुत अच्छा योगदान रहा है दोस्तों, इसीलिए आप लोग बुद्धि टॉपिक पढ़ते हो दोस्तों। गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यता कितनी बताई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गिलफोर्ड के मैंने 3 या 4 क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन पूछता है। गिलफोर्ड से वर्तमान में गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यता का कितने योग्यताएं बताई? 24, 20 या 120? 120 योग्यताएं बताई थी। फिर 120 से बढ़ाकर 150 कर दी गई थी। वर्तमान लगाकर पूछे तो वर्तमान लगाते ही दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा 180 है वर्तमान में। तो स्टार्टिंग में 120 बताई थी दोस्तों। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? अच्छा सर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने या अल्फ्रेड बिने ने या फिर आपके सामने स्किनर ने? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, जल्दी से वेट कर रहा हूँ आपके आंसर। यार दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए, तो ऐसे मज़ा नहीं आ रहा यार दोस्तों। यार क्लास को आप आज मैंने अपनी क्लास सभी लोगों को मतलब 100 लाइक पे मिलनी चाहिए। आज की क्लास 100 तो लाइक मिलने चाहिए दोस्तों। व्यूज़ तो आप लोग वैसे ही बढ़ा दोगे, आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना, क्योंकि आज अंतिम बार बोल रहा हूँ दोस्तों। आप क्या पता कब देखोगे कब नहीं देखोगे। रीड के लिए तो लास्ट बार ही बोल रहा हूँ। तो सभी भाई लोगों के पास, आपके रिश्तेदारों के पास पहुँचा दो। और कैसे पहुँचेगी? व्हाट्सएप स्टेटस आपने महाशिवरात्रि का लगा दिया होगा तो अपनी क्लास का भी लगा दो दोस्तों। 1 मिनट का टाइम लगेगा लगाने में, तो लगा दो यार। सर आपके सर इतना वेट कर रहे हैं, इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है। विलोपन, पुनर्लाभ, विभेदन या सेपिंग? दोस्तों पावलोव महोदय के द्वारा 1904 में आपके सामने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था दोस्तों। कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। यूसीएस तो भोजन को मानते हैं दोस्तों अनानुबंधित उद्दीपक, और लार टपकाता है जब कुत्ता, तो उसको सिखाने में इनके द्वारा बहुत शानदार प्रयोग किया गया था दोस्तों। सो शेपिंग की जो प्रक्रिया है ये शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है। अच्छा सर किससे संबंधित है? तो फिर ये स्किनर के सिद्धांत से संबंधित है, चूहे पर जो स्किनर ने प्रयोग किया था। विलोपन का मतलब होता है जब
वो घंटी बजाता है तो घंटी बजाने पर भी कुत्ता लार टपका देता है। फिर दूसरी बार उसी को आदत को सिखाने में उसको जल्दी समय कम लगता है, उसको पुनर्लाभ कहते हैं। विभेदन भी इन्हीं के द्वारा प्रयोग लिया गया था। तो डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है? सर्वाधिक प्रभावशाली, करके सीखना, व्याख्यान या रटकर या कंप्यूटर द्वारा सीखना। दोस्तों परियोजना विधि से एक क्वेश्चन पूछेगा। मैंने शिक्षण विधियों की बहुत शानदार मैंने आप लोगों के लिए क्लासें करवा दी यार, कितनी बार बोलूं। साइकोलॉजी के भी मैंने अलग अलग सेशन करवाए हुए हैं, हिंदी की बहुत शानदार मैंने क्लासें करवा रखी। आज देख लो दोस्तों लास्ट समय। तो आपके सामने परियोजना विधि के प्रवर्तक है दोस्तों जॉन डेवी के शिष्य हैं किलपैट्रिक। वो करके सीखने पर बल देते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, करके सीखने पर बल देते हैं दोस्तों। अगर बालक करके सीखेगा तो इंटरेस्ट के साथ सीखता है और सीखने में आसानी रहेगी। अगला क्वेश्चन, अभिकर्मित अनुदेशन अधिगम सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन साइकोलॉजी में भी पूछ सकता है, शिक्षण विधियों की फॉर्म में भी पूछ सकता है, क्योंकि अभिकर्मित अनुदेशन आपके शिक्षण विधियों में भी दिया हुआ है दोस्तों। तो अभिकर्मित अनुदेशन में शास्त्रीय अनुबंधन, गेस्टाल्ट, संज्ञानात्मक या क्रिया प्रसूत अनुबंधन। दोस्तों अभिकर्मित अनुदेशन में शाखीय, रेखीय या बाह्य तीन प्रकार का होता है। तो शाखीय जो आपके अभिकर्मित अनुदेशन है टुकड़ों में सीखना दोस्तों, क्रियाओं में सीखना, खंड बांट के सीखना। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर के द्वारा 1954 में दिया गया था दोस्तों, चुया परिन के द्वारा प्रयोग किया गया था। यह अभिकर्मित अनुदेशन का एक अनुप्रयोग है दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गेने के अनुसार सीखने का सबसे उच्चतर स्तर कौन सा है? गेने के महोदय के द्वारा सीखने के 8 स्तर बताए गए हैं, तो सबसे उच्चतर स्तर कौन सा है? समस्या समाधान, संप्रत्यय अधिगम, संकेत अधिगम या श्रृंखला अधिगम। समस्या समाधान सबसे उच्चतम है। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के समर्थक कौन थे? व्यवहारवादी कौन थे? जो रटकर सीखने पर बल देते हैं। कोलर के द्वारा आपके सामने सूज का सिद्धांत दिया गया था। थॉर्नडाइक के द्वारा क्रिया प्रसूत, जीन पियाजे के द्वारा आपके सामने जीन पियाजे के द्वारा जो विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया था जेरोम ब्रूनर। वे इसका जो सही जवाब हो जाएगा व्यवहारवादी सिद्धांत के समर्थक थे थॉर्नडाइक। रटकर सीखने पर बल देते हैं। बिल्ली बार बार पिंजरा खोलना, जब उसका पाँव उस पर रखता है नोब पर तो पिंजरा खोलना प्रयास करती है तो सीख जाती है। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति तब तक नहीं सीखता जब तक वो तत्पर न हो, ये किसने कहा? ये लो, ये परिभाषा है दोस्तों। ये लो, ये एक डेफिनेशन तो पूछेगा एग्जाम में। तो हरलोक महोदय के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, डाल्टन या कुप्पुस्वामी। दोस्तों व्यक्ति तब तक नहीं सीखता जब तक वो सीखने के लिए तत्पर नहीं हो। थॉर्नडाइक के द्वारा अभ्यास का सिद्धांत दिया गया है दोस्तों, तत्परता का नियम इनके द्वारा दिए गए। इन्होंने एक बात कही है, इनका एक उदाहरण बहुत फेमस है जो हर किताब में आप लोगों को मिलेगा। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आप लोग घोड़े को ले जा सकते हो तालाब तक, लेकिन पानी तो उसकी इच्छा से ही पिएगा। तो थॉर्नडाइक ने भी यही बात की स्टूडेंट्स के लिए भी, कि तब तक नहीं सीखता जब तक वो खुद अंदर से तैयार नहीं है, मोटिवेट नहीं है, अभी रुचि उसकी नहीं, रुचि उसकी सीखने में नहीं है। तो राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। व्यक्तिगत समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? शोधन, प्रक्षेपण या फिर प्रतिगमन या फिर बाधा निराकरण। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बाधा निराकरण। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, फिर से बोल रहा हूँ, और बड़े अच्छे से पेपर करके आना दोस्तों, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे पहले एग्जाम आपके सेंटर में गेट बंद हो जाएगा। तो आपके एग्जाम अगर सुबह वाली 10 बजे वाली पारी में है तो आपको 8 बजे एग्जाम सेंटर पर पहुँच जाना है दोस्तों। सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप लोगों को वहाँ मिलेंगे, किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। अच्छे तरीके से पेपर करके आना दोस्तों, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। एक फ़ोटो और एक आईडी ले जाना दोस्तों, और एडमिट कार्ड और एक पेन ले जाना, बॉल पेन। तो और आपका पेपर 3 बजे हो तो आप लोगों को 1 बजे ही वहाँ पहुँच जाना है, क्योंकि 1 से 2 बजे तक ही एंट्री होगी। बेस्ट ऑफ लक सभी साथियों को, आशा करता हूँ सब पास होंगे एग्जाम में, और बहुत जल्दी फिर हम रीट मेंस की तैयारी करेंगे दोस्तों। थैंक यू।